नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आज सभी लोगों ने न्यूज़ सुबह सुबह देखा होगा। तो आज हम सभी लोगों ने ऐसे एक महान शख्सियत को खो दिया है जो हिंदुस्तान के सुनहरे अक्षरों में हमेशा याद किया जाएगा। आइए बात करेंगे स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की बात करेंगे, माता लता मंगेशकर जी की बात करेंगे। आइए उनकी याद में एक छोटा सा गाना सभी मेरे साथ गाएंगे। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जय हिंद साथियों। वाकई में जब भी मैंने न्यूज़ देखा था तो दिल को एक ऐसा लगा जैसे कुछ खो सा गया है, लेकिन क्या करें, प्रकृति का नियम है, जो जन्मा है उसका मृत्यु आवश्यक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं साथियों। प्रश्न की बात करेंगे और हम अपने हृदय दिल से श्रद्धांजलि करते हैं लता मंगेशकर जी को। आप सभी भी करें, उनकी आत्मा को भगवान शांति रखे, शांति बनाए रखे। बात करेंगे, चलिए प्रश्न की। गणित शिक्षा शास्त्र की बात करेंगे, मैथ्स पेडागोजी की बात करेंगे। प्रैक्टिस सेट आपका पहला आ चुका है, आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। जी हाँ साथियों, इस प्रैक्टिस सेट में हम 15 बेहतरीन प्रश्न करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। हमेशा गणित में कंसेप्ट में रहता है, चलिए कंसेप्ट में 15 में से 8 से 10 नंबर सभी ला लेते हैं, ठीक है। आसान से प्रश्न होते हैं, 2-4 ही कठिन प्रश्न आते हैं, लेकिन शिक्षा शास्त्र की जो तैयारी कर पाता है भैया, सिलेक्शन वही पाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं प्रथम प्रश्न की। आप लोगों को कमेंट करना है, फीडबैक करना है। साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? मानस दर्शन, कंठस्थ करना, आकलन करना, पक्षांतरण। तो आप जानते हैं कि गणितीय प्रक्रम, गणित को कंठस्थ करना गणित में यह क्या माना जाता है? प्रक्रम नहीं माना जाता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। गणितीय प्रक्रम के अंतर्गत कंठस्थ करना नहीं आता है। गणित शिक्षण की प्रक्रिया में किसी भी तथ्य को रटकर नहीं समझा जा सकता है। गणित शिक्षण हमेशा करके सीखने पर बल देता है। गणितीय प्रक्रम के अंतर्गत मानस दर्शन, आकलन और पंचांतरण जो है शामिल है। दूसरा प्रश्न है आपका, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? गणित सीखने के लिए कठिन विषय है। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। हर कोई गणित सीख सकता है। यह गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। तो आप जानते हैं, समझते हैं कि गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो सत्य होगा कि हर कोई गणित सीख सकता है? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, जो आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। सत्य, बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रश्न है। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। तो वह आपका वेन हील के मानस चिंतन में कौन से चरण पर है? वेन हील की बात करेंगे, स्तर 2, स्तर 3, स्तर 0 या स्तर 1 की बात करेंगे। अर्थात संबंध, निगमन, पहचानना, विश्लेषण की बात करेंगे। तो रोहित ने अनुभव किया कि वह वर्ग जो होता है, ये जो आपका वर्ग है, एक समचतुर्भुज भी है, एक आयत भी है, ये दोनों है। तो वेन हील के मानस चिंतन के चरण में किस चरण पर हो जाएगा? तो ये साथियों आपके स्तर 2 संबंध की बात करेंगे, क्योंकि वर्ग का संबंध जो इनसे बता रहा है, समचतुर्भुज आयत का जो है, इनका क्या है, एक समान, मतलब दोनों एक है, संबंध की बात कर रहा है। तो स्तर 2 की बात करेंगे। देखिए, वैन हील ने मानस चिंतन के 5 चरण बताए हैं। इन्होंने अपने दूसरे चरण में स्पष्ट किया है कि शिक्षार्थी, विद्यार्थी, बालक, बालिका के आकार के प्रकारों के बीच संबंधों को पहचानते हैं। जैसे बच्चे पहचानते हैं कि सभी वर्ग आयताकार हैं, लेकिन सभी आयताकार वर्ग नहीं हैं।
और वे समझते हैं कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। तो ये क्या हो जाएगा, वैन हील का हमारा द्वितीय चरण हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या के इस गुण को किस प्रकार से उल्लेखित किया जा सकता है। तो आप जानते हैं भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, कि किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। तो पूर्ण संख्याओं के इस गुण को किस प्रकार से उल्लेखित किया जाता है। सहचर गुण की बात कर रहे हैं, वितरण गुण की बात कर रहे हैं, समवर्ग की बात कर रहे हैं, या क्रम विनिमय गुण की बात कर रहे हैं। तो आप जानते हैं किसकी बात करेंगे, समवर्ग गुण की। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। तो पूर्ण संख्याओं के इस गुण को किस प्रकार उल्लेखित करेंगे, समवर्ग गुण के आधार पर उल्लेखित करेंगे। अब आपको समवर्ग का गुण क्या है, देखिए किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं ए व बी मान लेते हैं राशि है, इनका योग जो है एक पूर्ण संख्या है, अर्थात दो पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। यदि गुण समवर्ग के रूप में जाना जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको समझा दिया जाता है, दो पूर्ण संख्याएं 4 और 5 है और इनका योग 9 होता है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। तो इस प्रकार सभी दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी। पांचवा प्रश्न है, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या होता है। त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना, विषय को सरल और रुचिकर बनाना, या संख्याओं की निरस्ता को समाप्त करना। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी, बी सी, ए सी या ए डी की बात करेंगे। सभी कमेंट करेंगे। देखिए गणित की बात कर रहे हैं और गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का जो मुख्य प्रयोजन होता है वह होता है त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना और अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना, अर्थात ए व बी जो हमारा दिया गया वह हमारा सही हो जाएगा। अब बात करेंगे छठवें प्रश्न की, जो आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही बेहतरीन अच्छा प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है, VVIP कैटेगरी का प्रश्न है। सभी फीडबैक करेंगे। प्रत्येक शिक्षक बंधु, भाई बहन, गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना। साथियों, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है। परिकलन में निपुणता की क्षमता, विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता, गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता, गणितीय प्रक्रिया के तर्क संगतता देने की क्षमता। तो निम्नलिखित में से गणितीय तर्कणा का सूचक कौन कौन होता है। तो गणितीय प्रक्रिया के तर्क संगतता देने की क्षमता जो है ये गणितीय तर्कणा का सूचक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आप जानते हैं गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता ही गणितीय तर्कणा का सूचक है, अर्थात गणितीय तर्कणा गणितीय प्रक्रियाओं के नियमों व सिद्धांतों की उपयुक्तता को पुष्ट करता है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक या रचनावादी गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता है। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच के संबंधों को उजागर किया जाता है। यह हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी की। गणित के अध्ययन में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। यह अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। तो 4 बेहतरीन ऑप्शंस है, कौन सा सही हो जाएगा। सभी फीडबैक करेंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसी रचनात्मक या रचनावादी गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता। वह प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार का परीक्षा उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए क्यों सही होगा, ये भी बात कर लेते हैं। देखिए रचनावाद या दर्शन शास्त्र का एक संप्रदाय है जो पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है, अर्थात रचनात्मकता रणनीति के माध्यम से विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान सूचना के आधार पर नई किस्म की समझ क्या कर लेता है, विकसित करता है। तो संरचनात्मक गणितीय कक्षा कक्ष में गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच अंतर संबंध को उजागर करने के साथ साथ गणित के अध्ययन में भाषा और संवादों की उचित भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है तथा अध्यापक यह स्वीकार करता है कि किसी भी समस्या या विषय वस्तु को विद्यार्थी अलग अलग ढंग से समझ सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की।
पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप के विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानना है कि आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है, भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है, या लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है, या भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। देखिए, आप लोग जानते हैं कि पियाजे जी के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता में जो सही कथन है, देखिए भार के संरक्षण की जो समझ है वह आयतन के संरक्षण से पहले आती है। मतलब भार, वजन पहले होता है और आयतन बाद में आता है। मतलब भार के संरक्षण की समझ में आयतन के संरक्षण से को है हमारा पहले आता है। मतलब भार पहले होगा और आपका आयतन बाद में आ जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। अगर समझें कि बालक पहले द्रव्यमान के समझने की योग्यता विकसित करता है, फिर उसके बाद आयतन या आकार की समझ विकसित करता है। और पियाजे जी द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत या विकासात्मक सिद्धांत मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित एक विशद सिद्धांत है। पियाजे जी का सिद्धांत विकासी अवस्था सिद्धांत भी कहलाता है और यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में बताता है कि जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है, जो हम प्रत्येक क्लास की बात करते हैं। संवेदी पेशी अवस्था या सेंसरी मोटर अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल की बात करेंगे 2 से 7 वर्ष, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करेंगे 7 से 11 और चौथा है अमूर्त 11 से 18 या 11 से 15। बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना, संख्याओं के संख्या रेखा पर निरूपित करना, बोतल के ऊपरी दस को चित्रित करना या मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना। सभी कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। गणित पेडागॉजी में 30 में से 25 प्लस का स्कोर करना है तो प्रत्येक क्लास के प्रत्येक सेशन का प्रत्येक क्वेश्चन का फीडबैक इम्पॉर्टेंट है और आपका कमेंट सर्वोपरि सर्वमान्य है। तो ऐसा क्रियाकलाप जो बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है वह बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, क्योंकि त्रिविम की बात कर रहे हैं। बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना यहाँ पे सार्थक उपयुक्त माना जाता है। अगला प्रश्न है, वान हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह स्थानीय मान है, ज्यामितीय चिंतन है, भिन्न है या संख्या की संकल्पना है। आज का हमारा जो चैप्टर है तार्किक तर्कणा समझ से संबंधित वाले प्रश्न करेंगे। तो वान हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह ज्यामितीय चिंतन हो जाएगा। अगर आप क्लास न करके अगर प्रैक्टिस पेपर भी करना चाहते हैं, मैथ्स का पेडागॉजी का केवल प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। हमने इस क्लास में आपका प्रैक्टिस सेट शुरुआत कर देंगे। संपूर्ण कंसेप्ट से आपसे पेडागॉजी के 15 प्रश्न लेंगे। तो आपका कमेंट यहाँ पे तय करेगा कि आने वाली क्लासेज कैसे होने वाली है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। और सभी जानते हैं कि प्रारंभिक स्तर पर गुणों के विश्लेषण और आकार के वर्गीकरण पर जोर देने के कारण इस मॉडल में दुनिया भर ज्यामितीय पाठ्यक्रम को बहुत प्रभावित किया है। और ज्यामितीय के 5 स्तर हैं आपके: दृश्य, विश्लेषण, अमूर्त, निगमन और कठोरता। 10 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 5 प्रश्न और करेंगे। निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? देखिए, वर्ग समावेशन संबंधित है, संरक्षण भी है, वर्गीकरण भी है, लेकिन मापन नहीं है, क्योंकि प्रारंभिक संख्या संकल्पना की बात कर रहे हैं। इसलिए मापन आपका सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्राथमिक संख्या जो है संकल्पना मापन से सम्मत नहीं है, जबकि वर्ग, समावेशन, संरक्षण, वर्गीकरण प्रारंभिक संख्या संकल्पना में निहित है। क्योंकि संख्या संकल्पना के अंतर्गत गणितीय संक्रियाओं में वर्ग, संरक्षण, वर्गीकरण, आकलन, पक्षांतरण इत्यादि क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। अगला प्रश्न है, संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? कि संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, या एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। कौन सा सही होगा? नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। कौन सा शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है, ये आपको बताना है। 4 बेहतरीन ऑप्शन दिए जा चुके हैं।
देखिए साथियों, अगर हम बात करें संख्यांक और संख्या के विषय में, तो संख्यांक एक प्रतीक है और संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए पहले ही ऑप्शन पे हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। देखिए संख्यांक क्या है? एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब संख्यांक को हम प्रतीक है, जैसे पाई हम क्या मानते हैं? पाई हम मान लीजिए यहाँ पे संख्यांक हो गया, एक प्रतीक मान लेते हैं। इसी प्रकार एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। एक संख्या है, हम इसको कोई भी प्रतीक मान सकते हैं। ठीक है, तो दोनों हमारे जो यहाँ पे कथन दिए गए बिल्कुल संख्यांक और संख्या के विषय में सही दिए गए हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन देखिए सी वाला होगा। ए और बी दोनों ही शुद्ध हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए अगर समझें कि संख्यांक ऐसी संख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रयुक्त प्रतीक होता है, वह हिंदी, अरबी, रोमन अंकों इत्यादि के रूप में व्यक्त किया जा सकता, जैसे का, खा, गा, घा में, 1, 2, 3 में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में ऐसे व्यक्त किए जाते हैं। ये कहलाते हैं संख्यांक। अगला प्रश्न है, गणित की कक्षा कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए कि उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है, या उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका मध्यक या माध्यांक 4 है या माध्यक 4 है। 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए, या कह सकते हैं आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी हो मुझे बताइए। और इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम पर पूछे गए हैं। अब नीचे प्रश्न दे दिया जाएगा कि ए सिरे वाला प्रश्न, ए बंद सिरे वाला, खुले वाला, ऐसा प्रश्न सी टेट में यह आया हुआ प्रश्न है, इसलिए प्रश्न को कंबाइंड किया गया है। तो यहाँ पर जो दिया गया है ए और सी वाला जो है, हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं ए और सी हमारे क्या हो जाएंगे? बंद वाले हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए माप तुरंत बंद सिरे वाले इसलिए कहलाएंगे क्योंकि यहाँ पे माप दिए गए निश्चित है। लेकिन उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका मध्यांक 4 है या निश्चित नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया गया है बी सी डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न होंगे, और ए व सी क्या हो जाएंगे? हमारे किस वाले? खुले वाले हो जाएंगे, बंद वाले हो जाएंगे। ए और सी बंद वाले, बी और सी डी हमारे खुले वाले हो जाएंगे, बी और डी हमारे खुले वाले हो जाएंगे, या मुक्त सिरे वाले भी कह सकते हैं। आइए 2 प्रश्न इनको भी कंप्लीट करते हैं। शुद्ध कथन को पहचानना है। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप भी समान होगा। यदि 2 आकृतियां का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा। देखिए आप जानते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है गणित के। जी हाँ, शुद्ध कथन यह है किसी आकृति के आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। अगर हम आकृति छोटी करेंगे तो हमारी परिमाप का नाप जो है छोटा आएगा, अगर आकृति बड़ी कर देंगे तो उसका परिमाप बड़ा हो जाएगा। तो किसी आकृति का आकार ही उसके परिमाप का निर्धारण करता है। बी ऑप्शन शुद्ध कथन हमारा हो जाएगा। आइए बात करेंगे इस क्लास के 15वें प्रश्न की। मैथ्स के पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट के पहला जो है गणित शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट का 15वां प्रश्न। इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं दिया गया है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि संकल्पना मानचित्र है क्या चीज़ है। तो संकल्पना मानचित्र अतः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। यह संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है। यह हम ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहे हैं कि संकल्पना मानचित्र नर शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है। तो संकल्पना मानचित्र के बारे में कौन सत्य नहीं दिया गया है? देखिए संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना है, ये केवल शब्द दे दिया गया, केवल एक प्रसर करता है, बस नहीं तू ही कर सकता है, तुम ही कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं, केवल एक व्यक्ति पर फोकस कर देता है, इसीलिए पेडागोजी से नकारात्मक मान लेती है। ठीक है, तो ये रहे दोस्तों आपके 15 बेहतरीन लाजवाब प्रश्न गणित शिक्षा शास्त्र प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। आप लोगों का जो भी फीडबैक हो नीचे अवश्य कमेंट करें। माँ सरस्वती से अभिनंदन प्रार्थना करते हैं। आप लोग तैयारी रखें, जारी रखें, सिलेक्शन सर्वोपरि है, क्योंकि तैयारी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चल रही है। मैं आपके साथ जायसवाल सर यानी विजय जायसवाल। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।